दिल्ली ब्लास्ट में अब पाकिस्तान के अलावा टर्की देश का भी नाम आ गया है। जी हाँ, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ अब टर्की का भी नाम आ गया है। टर्की वही देश है जिसने पुलवामा अटैक के टाइम पर पाकिस्तान को तमाम ड्रोन और हथियार दिए थे, और अब दिल्ली ब्लास्ट में भी उसका नाम आ गया है। अब टर्की का नाम कैसे आया, कहाँ से आया, उसने किस तरीके से फंडिंग की, वो इस साजिश में कैसे शामिल है, आज हम इसी वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम सबसे पहले घटना की बात करें तो 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास बम ब्लास्ट होता है। गाड़ी हायुंडई i20 जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग 10 से 13 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से अधिक घायल हो जाते हैं। ये ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को एकदम झकझोर कर रख देती है, क्योंकि बहुत ही भयानक विस्फोट होता है जिससे मतलब जो अगल बगल के दुकानदार होते हैं वो भी कांप जाते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक इस बम ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। अगर इसके बाद की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर UAPA लगा दिया, केस NIA के हाथ में चला गया, और रिपोर्ट्स में बम ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जो बम बनाने और विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आतंकी संगठन की बात करें तो जैश ए मोहम्मद का लिंक इसमें बताया जा रहा है, और मॉड्यूल का उद्देश्य मतलब ये किस लिए किया गया, ये इसलिए किया गया है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें भारतीय सेना ने भावलपुर के मुख्यालय को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया था, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसका बदला लेने के लिए ये किया गया है। और इसमें एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को अपनाया गया है। वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये है जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो शामिल होते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं, वही ऐसे टेररिज्म को फैलाते हैं और ऐसी घटनाएं करवाते हैं। इसे वाइट कॉलर कहा गया है, जिसमें खासकर डॉक्टर शामिल होते हैं। अगर अब हम मुख्य आरोपी की बात करें तो इसमें 2 मुख्य आरोपी हैं, डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई। इन दोनों का कनेक्शन पुलवामा से है, और साथ ही जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई हैं इन्हें पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इसके अलावा अब हम टर्की का कनेक्शन की बात करें, टर्की का कनेक्शन कैसे आ रहा है इसमें, तो जो उमर और मुजम्मिल हैं ये 2021 और 22 में तुर्की गए थे, जहां पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से तमाम हैंडलर से इनकी मुलाकात हुई। इनके पासपोर्ट के ऊपर टर्की स्टैंप मिला है, और इनकी जो टर्की के थ्रू बात होती थी वो टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू होती थी, उनके थ्रू कोऑर्डिनेशन होती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ATS ने फरहान नबी सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो मतलब संदिग्ध माना जा रहा था। ये जो था वो इंटरनेशनल UP ATS ने फरहान नबी सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो इस्तांबुल इंटरनेशनल का सह संस्थापक बताया जा रहा था। UP ATS ने इसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये मतलब हेट लिटरेचर छापता था, और हवाले के पैसे थे, हवाले के मतलब पैसे विदेश के थ्रू भारत में लाता था, फंडिंग करवाता था 2 नंबर काम के लिए, टेररिज्म के लिए। उसी के साथ साथ टर्की में उसका एक पार्टनर भी था, नासिर तोरबा, जो अभी फरार चल रहा है। अगर हम इनके नेटवर्क की बात करें तो इनका जो नेटवर्क कुछ इस तरीके से है कि टर्की और जर्मनी जो है वो मतलब मदरसों में और NGO में भारत को पैसा भेजते हैं, और इन पैसों से अमरोहा और पंजाब में कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई, जिनका उद्देश्य ये था कि ये सारा प्रोपोगंडा फैलाया जा सके, टेरर फंडिंग को मतलब एक तरीके से एक जगह ली गई जहाँ पर ये सारा काम किया जा सके। अगर हम और भी नेटवर्क की बात करें, संगठित नेटवर्क जो बात करें हम, तो इसमें कुछ मतलब टर्की के प्रोफेशनल डॉक्टर का भी मतलब ग्रुप हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा अल फला यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, जो हरियाणा में है, भारत के हरियाणा में। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवाल उल हिंद का नाम आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने प्रेस नोट जारी करके बताया है। अब हम बात करते हैं कि टर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ कैसे है, क्यों टर्की ये कर रहा है या करवा रहा है या इस मामले में शामिल है। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, जब पुलवामा के टाइम पर भारत जब ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू बदला ले रहा था, तब टर्की ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की, ड्रोन दिए, हथियार दिए। जैसे मोहम्मद ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद की, और इसी का बदला लेने के लिए टर्की इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि भारत ने टर्की का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था, क्योंकि टर्की ने जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, भारत ने सारे ड्रोन चकनाचूर कर दिए थे, जिस वजह से टर्की को भी नुकसान हुआ, और बहुत सारे भारतीयों ने टर्कियों का बॉयकॉट कर दिया था, जिससे टर्की की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा, टूरिज़्म पर फर्क पड़ा। इसके अलावा टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की ने पाकिस्तान को युद्धपोत भी दिया था, C-130 भी दिया था विमान। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो टर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड, जो मतलब भारत के खिलाफ लगातार कवरेज करते रहता है। इस्लामाबाद, इस्तांबुल
इसके बीच में मतलब भारत विरोधी कैंपेन करते रहता है। आईएसआई स्पॉन्सर सेमिनार से भी जुड़ा हुआ है ये। अगर इसमें हम कुछ एनजीओज़ की बात करें तो इसमें टुगवा जैसे संगठन का नाम आ रहा है। टुगवा जो है वो एक टर्की की संगठन है। जो टर्की का प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उसका मतलब उसके परिवार का इस संगठन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ माना जाता है। ये हमास पाकिस्तान कैंपेन के लिए सपोर्ट करता है। ये कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अलगावादी आंदोलनों को सपोर्ट करता है ये जो टुगवा संगठन है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के मामले में जो टर्की है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में ज़्यादा दिखता है। 2019 में आर्टिकल 370 को लेकर भी उसने भारत की आलोचना की थी। जो टर्की का अभी भी राष्ट्रपति है एर्दोगन, उसने यूएन के अंदर भारत की आलोचना की थी। कश्मीर मुद्दे पर 2025 में उसने मतलब हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया है। इसके अलावा जो युद्ध विराम हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसको भी उसने सही बताया था, पर सपोर्ट पाकिस्तान का ही किया था। इसके अलावा जो पाकिस्तान और टर्की हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रक्षा साझेदारी भी करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, नेवल कॉपरेशन हो, और भारत के खिलाफ भी रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा जो टर्की है वो अब मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप एक ओहदा शिफ्ट करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम मुस्लिम देशों में मतलब सबसे बड़े हैं। और इसके लिए जब भारत ग्रीस गए थे, नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, तो इसका टर्की ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। भारत वैसे तो अपने लिए ही गया था, अपने अच्छे संबंध के लिए, पर उसका विरोध टर्की ने बहुत ज़्यादा किया था। टर्की उससे नाखुश था क्योंकि टर्की हमेशा ग्रीस के खिलाफ ही रहता है। अगर इस मामले की बात करें तो अभी तक जो टर्की का आधिकारिक बयान आया है इस पूरे मामले पर, उसने साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि ये सारे जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं ये भ्रामक हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हकीकत क्या है ये तो अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम एनजीओ से टर्की द्वारा फंडिंग आई है। टर्की एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। अगर हम अब भारत सरकार की बात करें तो भारत ने ये साफ बोला है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भूटान से ये बयान दिया था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने भी बोला है कि तह तक जाकर मतलब जांच की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में लगभग अभी तक 10 से 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गुत्थी सुलझ जाए और सबके सब आतंकवादी पकड़े जाएं, इनका मास्टरमाइंड पकड़ा जाए, जिसका नाम आ रहा है सब पकड़े जाएं, और इनकी पूरी कहानी पता चलनी चाहिए लोगों को कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, और सबको सज़ा भी मिलनी चाहिए। बाकी टर्की का नाम अब इस पूरे कांड में आ गया है, टर्की शामिल है या नहीं है। वैसे तो टर्की मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, ऐसी गतिविधियों में वो भारत के खिलाफ हमेशा ही रहा है। अब इस मामले में भी है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप ऐसी ही तमाम खबरों के लिए पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।